हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 21 जून 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हमने न्यूज़ ली है वो है कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन की तैयारी, आयोग हुआ सक्रिय। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परिसीमन आयोग होता क्या है या फिर परिसीमन शब्द क्या है। देखिए, परिसीमन का शाब्दिक अर्थ है कि किसी देश या प्रांत में विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की क्रिया या प्रक्रिया। परिसीमन का नाम एक उच्चाधिकारी नियामक को सौंप दिया जाता है, यानी कि इसका जो कार्य है वो उच्चाधिकारी नियामक को सौंप दिया जाता है। ऐसे निकाय को परिसीमन आयोग या सीमा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जो एक राज्य बनाने का या एक प्रांत बनाने का जो कार्य होता है उसे ही परिसीमन आयोग बोला जाता है। इसका गठन 1951 यानी कि 1951 में हुआ था। अब देखते हैं न्यूज़ में क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 जून को विभिन्न राजनीतिक दलों की बैठक बुलाए जाने की खबर के बाद जम्मू कश्मीर में परिसीमन का कार्य पूरा तेजी से कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर का परिसीमन आयोग सभी 20 जिला उपायुक्तों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी का संज्ञान लेने के बाद उनके साथ जल्द बैठक करने जा रहा है। बैठक में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति व अन्य बिंदुओं पर जिला उपायुक्तों द्वारा दी गई जानकारी और प्रस्तावित परिसीमन को लेकर दिए गए सुझावों पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत ही केंद्र सरकार ने मार्च 2020 में प्रदेश के लिए जस्टिस रंजना देसाई की नेतृत्व में परिसीमन आयोग का गठन किया था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 क्या है? देखिए, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 भारत की संसद का एक अधिनियम है। इस अधिनियम में तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में, पहला जम्मू और कश्मीर, दूसरा लद्दाख में पुनर्गठित करने का प्रावधान किया गया था, जो अत्यंत क्रांतिकारी एवं ऐतिहासिक कदम था। और इस परिसीमन आयोग की अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए रंजना देसाई हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने कार्यकाल 1 साल के लिए इनका बढ़ा दिया था। अधिकारियों ने बताया कि परिसीमन आयोग को सभी जिला उपायुक्त 1 माह पहले ही अपने कार्याधिकार क्षेत्र से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध करा चुके हैं। तो इस न्यूज़ में आपको ये पता चला कि जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य था उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, पहला जम्मू और कश्मीर, दूसरा लद्दाख। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग की तैयारी, यानी कि परिसीमन आयोग जो है वो राज्य या फिर जिलों या प्रांत का गठन करता है, उनको विभाजित करता है, उसे ही परिसीमन आयोग कहा जाता है। परिसीमन आयोग का इस गठन 1951 में किया गया था और अभी फिलहाल में ये जम्मू कश्मीर के लिए किया गया है। और परिसीमन होने के बाद 3 विधानसभा सीटें बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि कोरोना से हर मौत पर नहीं दे सकते मुआवजा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 4 लाख रुपए मुआवजा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि केंद्र व राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और इतना वित्तीय बोझ उठाना मुमकिन नहीं है। सरकार ने कहा है कि महामारी की वजह से देश में 3.85 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यह संख्या और भी बढ़ने की आशंका है। साथ ही कोरोना से होने वाली किसी भी मृत्यु को कोरोना से हुई मौत प्रमाणित करना अनिवार्य है। इसमें विफल रहने पर प्रमाणित करने वाले डॉक्टर सहित सभी जिम्मेदार लोग दंड के अधिकारी होंगे। आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 12 के तहत न्यूनतम मानक राहत के तौर पर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा बढ़ाने और प्रत्येक नागरिक को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस और तेजी से कई कदम उठाए गए हैं। अब यहाँ पर हमें 2 पॉइंट मिलते हैं। पहला पॉइंट है कि आपदा प्रबंधन कानून और दूसरा है न्यूनतम मानक राहत। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट यानी कि आपदा प्रबंधन कानून, डीएमए यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जब भी कोई आपदा होती है तो एनईसी द्वारा एक राष्ट्रीय योजना तैयार की जानी चाहिए, जिसे
तब डिजास्टर मैनेजमेंट प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। न्यूनतम मानकों में आप कह सकते हैं कि आश्रय, भोजन, पेयजल, स्वच्छता, चिकित्सा, ये सब जो मूलभूत सेवाएं हैं उसे कवर किया जाता है या शामिल किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि परिवारों को मुआवजा देना राज्य सरकारों के वित्तीय सामर्थ्य से बाहर है। महामारी के कारण राजस्व में कमी और स्वास्थ्य संबंधी खर्च बढ़ने से राज्य सरकारों और केंद्र की वित्तीय स्थिति पहले से दबाव में है। इसलिए मुआवजा देने के लिए सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करने के दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम होंगे। इसका महामारी से निपटने व स्वास्थ्य खर्चे पर असर पड़ सकता है। आगे इस आर्टिकल में बताया गया है कि केंद्र सरकार ने, इसमें एक पॉइंट ये दिया गया है कि सरकार का यह भी कहना है कि मार्च 2020 में घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 50 लाख रुपए का बीमा कवर उपलब्ध कराया गया है, जो याचिका में मांगी गई राशि की 12 गुना है। अब ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना क्या है? तो ये भारत सरकार की एक योजना है जिसमें आप कह सकते हैं कि भ्रष्ट लोगों के बैंकों में जमा कराए जाने वाले काले धन को सरकार गरीबों के विकास में लगाएगी। वास्तव में ये योजना सरकार ने उन लोगों के लिए शुरू की है जिनके पास अघोषित संपत्ति है। ऐसे लोग इस योजना के तहत गरीब कल्याण योजना में पैसा जमा कर सकते हैं। यानी अगर ब्लैक मनी है तो सरकार उसका अधिग्रहण करे या फिर आप उसका ज़्यादा टैक्स दें। इससे बढ़िया है कि आप उसे गरीब कल्याण योजना में खर्च कर दें। इसकी शुरुआत यानी इस योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी और जो पैसा जमा, जो आपके पास ब्लैक मनी है, उसे जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2017 थी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि SCO बैठक में छाया रहेगा अफगान मुद्दा। SCO, ये SCO क्या है इस आर्टिकल में देखते हैं। इसका फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। तो 1996 में चीन के इसरार पर अस्तित्व में आया है ये SCO। उससे पहले 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद चीन और 4 अन्य देश रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान एक साथ आए थे। वर्ष 2001 में इस समूह में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद संघाई 5 का नाम बदलकर संघाई सहयोग संगठन कर दिया गया। पहले ये संघाई 5 था, 5 देश आपको बताए गए, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। उसके बाद इसमें उज्बेकिस्तान भी शामिल हो गया था 2001 में, तो इसका नाम संघाई सहयोग संगठन कर दिया गया था। तो इसकी स्थापना जो मानी जाती है वो 15 जून 2001 से मानी जाती है और 2017 में भारत इसका सदस्य बना था। तो ये अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि संघाई सहयोग संगठन का भारत सदस्य कब बना, तो आपका आंसर होगा 2017 में। इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। तो अब देखते हैं न्यूज़ क्या है। दुशांबे यानी कि ताजिकिस्तान में इस हफ्ते होने वाली संघाई सहयोग संगठन की बैठक में अफगानिस्तान का मुद्दा छाया रहेगा। यह SCO के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक है और अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की वापसी की घोषणा के बाद यह संगठन की पहली बैठक है। इसमें चीन, रूस, पाकिस्तान और दूसरे सदस्य देशों के NSA के अलावा भारतीय NSA अजीत डोभाल के भी हिस्सा लेने की संभावना है। पिछले वर्ष यह बैठक रूस में हुई थी, उसमें भी अफगानिस्तान का मुद्दा काफ़ी अहम रहा था। SCO ऐसा संगठन है जिसके सभी सदस्यों का राजनीतिक हित सीधे तौर पर अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। पिछले वर्ष SCO NSA की बैठक वर्चुअल तौर पर हुई थी। उसमें पाकिस्तानी NSA मोहित यूसुफ ने अपने देश का जो नक्शा लगाया था उसमें कश्मीर को दिखाया गया था। इसके बाद भारतीय NSA डोभाल बैठक से वॉकआउट कर गए थे। 23 से 24 जून को होने वाली इस बैठक में इस बार यूसुफ और डोभाल के बीच आधिकारिक तौर पर द्विपक्षीय बैठक होने की संभावना नहीं है। नेक्स्ट है गाड़ियों में अनिवार्य फ्लेक्स फ्यूल इंजन पर फैसला जल्द होगा। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो फ्लेक्स फ्यूल इंजन पर फैसला होगा वो है क्या। देखिए, फ्लेक्स फ्यूल इंजन एक से ज़्यादा ईंधन से चलने वाला इंजन होता है। इसमें आमतौर पर इथेनॉल या मिथेनॉल
ईंधन को मिश्रित होने वाले पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहा था कि 20% इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने का जो लक्ष्य हासिल करने की समय सीमा 5 साल पीछे कर दी गई है, यानी कि 2025 कर दी गई है। तो आपको पता हो गया कि फ्लेक्स फ्यूल इंजन क्या है, जो एक से ज़्यादा ईंधन से चल सके। सरकार फ्लेक्स फ्यूल इंजन पर 8 से 10 दिन में फैसला कर लेगा। कंपनियों के लिए वाहन में ऐसे इंजन देना अनिवार्य करने की तैयारी है। इस कदम से किसानों को फायदा होगा और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वर्चुअल माध्यम से रोटरी डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह बात कही है। फ्लेक्स फ्यूल ईंधन या इंजन में पेट्रोल और एथेनॉल दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं परिवहन मंत्री हूं और उद्योग के लिए आदेश जारी करने जा रहा हूं। गाड़ियों में केवल पेट्रोल से चलने वाला इंजन नहीं होगा, बल्कि फ्लेक्स फ्यूल इंजन होगा। अपनी इच्छा से 100% पेट्रोलियम ईंधन या 100% एथेनॉल का इस्तेमाल कर सकेंगे। पेट्रोल की कीमतें कुछ राज्यों में 100 रुपये प्रति लीटर के ऊपर पहुंच गई है, जबकि एथेनॉल 60 से 62 रुपये प्रति लीटर पर उपलब्ध है। गडकरी ने कहा कि ब्राजील, कनाडा और अमेरिका में गाड़ियों में ऐसे इंजन उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिनमें 100% बायो एथेनॉल प्रयोग किया जा रहा है। सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य 2025 तक ही पूरा करने की बात कही है। पहले यह लक्ष्य 2030 के लिए तय किया गया था। नेक्स्ट है पेट्रोलियम पीएसयू में 100% एफडीआई पर विचार। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि पीएसयू क्या होता है। पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम। पीएसयू भारत सरकार की एक सरकारी कंपनी को संदर्भित करता है, यानी कि केंद्र सरकार की कंपनी को संदर्भित करता है, जहां कंपनी की 51% से अधिक इक्विटी सरकार के पास होती है, तो इसे पीएसयू कहा जाता है। अब एफडीआई क्या होता है? एफडीआई मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। जैसे मान लीजिए भारत की कोई कंपनी है, एग्जाम्पल के लिए आप हीरो साइकिल ले लीजिए। अगर वो ब्रिटेन में जाकर कंपनी खोलती है या फिर निवेश करती है तो उसे एफडीआई कहा जाएगा। ऐसे निवेश से निवेशकों को दूसरे देश की उस कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा हासिल हो जाता है, जिसमें उसका पैसा लगता है। इसके साथ उसे निवेश वाली कंपनी में जो कह सकते हैं कि आधिकारिक तौर पर कुछ हिस्सा शामिल करना पड़ता है। तो पेट्रोलियम सेक्टर के सार्वजनिक उपक्रमों में 100% एफडीआई की अनुमति देने पर विचार चल रहा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने ऐसे उपक्रमों में ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई की अनुमति के प्रस्ताव पर अंतर मंत्रालयीय विचार विमर्श के लिए कैबिनेट नोट का मसौदा तैयार किया है। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि जिन सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है, उनके लिए यह मसौदा जारी किया गया है। इस कदम को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल जाती है तो इससे देश की दूसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के निजीकरण को गति मिलेगी, यानी कि बीपीसीएल के निजीकरण को गति मिलेगी। सरकार बीपीसीएल के तहत सरकार कंपनी में अपनी समुची 52.98% हिस्सेदारी बेचेगी। सूत्रों ने बताया कि मसौदे के अनुसार एफडीआई नीति में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र के तहत एक नया प्राविधान जोड़ा जाएगा। राजकोषीय संतुलन पर सतर्कता जरूरी। अब राजकोषीय संतुलन पर सतर्कता जरूरी, तो सबसे पहले हमें राजकोषीय नीति के बारे में पता होना चाहिए। सरकार के राजस्व संग्रह तथा व्यय के समुचित नियमन द्वारा अर्थव्यवस्था को वांछित दिशा देना राजकोषीय नीति कहलाता है। इसका अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर पड़ता है। यह वैसे ही होता है जैसे मौद्रिक नीति के जरिए केंद्रीय बैंक सिस्टम में पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। आप सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आरबीआई मौद्रिक नीति बनाता है, वैसे ही सरकार राजकोषीय नीति बनाती है। राजकोषीय नीति का मकसद आर्थिक विकास को बल देना होता है। तो कोरोना की दूसरी लहर ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न मोर्चों पर परेशानी जरूर पैदा की है, लेकिन राजस्व संग्रह के मोर्चे पर कोई बड़ी चुनौती नहीं आई है। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक ने
केंद्र सरकार को सलाह दी है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद खर्च को लेकर ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। केंद्र को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आम बजट 2021-22 में राजकोषीय संतुलन का जो रोड मैप पेश किया गया है उसके हिसाब से 2024-25 तक सकल राजकोषीय घाटे को 4.5% के लक्ष्य तक समेटने में कोताही नहीं होनी चाहिए। साथ ही तब तक राज्यों का संयुक्त सकल घाटा भी 3% राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष पर रखने की रणनीति होनी चाहिए। 2020-21 में केंद्र व राज्यों का संयुक्त राजकोषीय घाटा 13% पर रहा था। नेक्स्ट है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल लिखा है उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैदर नारायण दीक्षित द्वारा, और आर्टिकल लिखा गया है सुखमय संसार का आधार योग। इन्होंने योग पर फोकस किया है क्योंकि आज वर्ल्ड योगा डे है। तो देखते हैं इस आर्टिकल में क्या है। योग संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान है। यह हिंदू जीवन दृष्टि का शोध एवं बोध है। यह विश्व मानवता को भारत का श्रेष्ठतम उपहार है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस बार आयोजन की थीम योग फॉर वेल बीइंग। फिर से सुन लीजिए, इस बार इसकी थीम है योग फॉर वेल बीइंग रखी गई है। स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर, आनंदपूर्ण जीवन के आधार हैं। योगाभ्यास से वे सहज उपलब्ध हैं। योग में विज्ञान और दर्शन का प्रणय है। हिंदू चिंतन में मीमांसा, न्याय, वैश्विक सांख्य, योग और वेदांत भारत के 6 दर्शन हैं। बौद्ध और जैन मिलाकर यहाँ 8 प्रमुख दार्शनिक विचार हैं। महावीर के 5 महाव्रत व बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग योग है। पतंजलि योग सूत्रों का विज्ञान दिलचस्प है। पहला सूत्र है अथ योगानुशासन। अब योग के अनुशासन में प्रवेश करते हैं। भारत के प्रतिष्ठित ग्रंथ ब्रह्म सूत्र अर्थो विधा जिज्ञासा व मीमांसा अर्थात धर्म जिज्ञासा में आरंभ में लिखा गया है। मानव चित्रावृत्तियों के बंधन में है। चित्त प्रतिपल गतिशीलता है। यह गतिशीलता ही संकल्प, विकल्प, सुख, दुख, राग, द्वेष और अवसाद, विषाद लाती है। गीता में योग के विषय में उल्लेखित है अस्थिर मन जहाँ जहाँ आप कह सकते हैं भागता है, वहाँ वहाँ से लौटकर उसके भीतर लाना चाहता है। यानी कि योग एक ऐसा आप कह सकते हैं माध्यम है जो आपके मन को केंद्रित करता है। दुनिया योग मित्र नहीं हो रही है और मतलब योग की तरफ ऐसे ही नहीं आ रही है। योग के अनुपालन में संपूर्ण स्वास्थ्य व आनंद रसपूर्ण जीवन की गारंटी है। संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वजह से ही प्रस्ताव में 170 से ज़्यादा देशों का समर्थन इसे मिला था। तब 21 जून को वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है महामारी से कम नहीं है अवसाद, और ये आर्टिकल लिखा है समाजशास्त्र की प्रोफेसर ऋतु सारस्वत द्वारा। ये बताती हैं कि कोविड महामारी सारी दुनिया के लिए एक ऐसी चुनौती बनकर उभरी है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। आरंभ में कोरोना के यकायक फैलाव से सभी को बदहवास कर दिया था। कोई समझ ही नहीं पाया कि इसका मुकाबला कैसे किया जाए, पर शीघ्र ही इसके कारण और निवारण के मार्गों पर खोज निकाला गया। लिहाजा आज धीरे धीरे ही महामारी ढलान की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के अनुसार अवसाद एक सामान्य किंतु गंभीर मनोविकार है जो हमारे भीतर नकारात्मक विचारों और कृत्यों को उत्पन्न करता है, यानी निगेटिविटी आती है। कोरोना की चपेट में आने से पूर्व दुनिया भर में 26 करोड़ से ज़्यादा लोग अवसाद से पीड़ित थे। इसके चलते विश्व अर्थव्यवस्था को लगभग 1 ट्रिलियन यानी कि लाख करोड़ डॉलर का नुकसान हो रहा था। यह सहज कल्पनीय है कि जब कोविड महामारी से पूर्व यह स्थिति थी तो यह कैसे हासिल होगा। ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में अवसादग्रस्त लोगों की मदद करने वाली सर्विस क्राइसिस टैक्सेस लाइन पर 80% टैक्सेस कोरोना संबंधित बेचैनी और घबराहट से जुड़े हुए होते थे। आशंका है कि अगर उन्हें समय रहते सही परामर्श और इलाज नहीं मिला तो ये परेशानियां अवसाद का रूप ले सकती हैं। मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से जूझ रहे लोगों को अस्पताल में भर्ती किए जाने पर जोर दिया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ऐसे विकल्पों को ढूंढने का निरंतर प्रयास कर रहा है। शोध यह सिद्ध कर चुके हैं कि तनाव की आरंभिक अवस्था में ही अगर भावनात्मक संरक्षण और संवाद स्थापित किया जाए तो व्यक्ति अवसाद में जाने से बच जाता है। जिम्बाब्वे के एक मॉडल को दुनिया के कई देशों ने सराहा और कोरोना महामारी के पूर्व तक
दादियों और नानियों की मदद से अवसाद के इलाज का यह कार्यक्रम कई देशों में चलाया जा रहा था। न्यूयॉर्क की फ्रेंडशिप बेंच की शुरुआत 2016 में की और लगभग 30,000 से ज़्यादा लोगों ने इसकी मदद से अवसाद का मुकाबला किया था। कोरोना महामारी का संपूर्ण रूप से समाप्त अभी नहीं हुआ है, लेकिन इसके लिए अवसाद से बाहर आना भी सबसे बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट है सर्वदलीय बैठक से आस। अब ये सर्वदलीय बैठक क्यों हो रही है? जम्मू कश्मीर के नेताओं को सर्वदलीय बैठक के लिए आमंत्रित करने के केंद्र सरकार के फैसले से इन चर्चाओं को बल मिल गया है कि मोदी सरकार इस केंद्र शासित प्रदेश को लेकर कोई बड़ी पहल करने जा रही है। फिलहाल इस पहल के बारे में अनुमान लगाना कठिन है, लेकिन माना जा रहा है कि वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बल देने के लिए कोई कदम उठाए जा सकते हैं। जो भी हो, अच्छी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के नेता इस सर्वदलीय बैठक को लेकर उत्साहित दिख रहे हैं। इसमें भी महत्वपूर्ण यह है कि वे अपनी अपेक्षाएं रेखांकित करते हुए ऐसी कोई मांग नहीं कर रहे हैं कि अनुच्छेद 370 को बहाल किया जाए। यह इस बात का सूचक है कि उन्होंने यह समझ लिया है कि अब इस अनुच्छेद की वापसी के कहीं कोई आसार नहीं है। वास्तव में इसकी उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि यह एक भेदभावपूर्ण और अलगाववाद एवं अन्याय को बढ़ावा देने वाला अनुच्छेद था। तो ये आज का यानी 21 जून 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।